नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू S20 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। एज ए अकाउंटेंट अगर आप कोई भी कंपनी में जॉब करना चाहते हो, बहुत ही ज़रूरी है, दो चीज़ें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एज ए अकाउंटेंट आपको पता होनी ही चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो एज ए अकाउंटेंट कोई कंपनी में काम ही नहीं कर सकते। एक है TDS और दूसरा ये GST, ठीक है ना। रीज़न क्या है कि एज ए अकाउंटेंट कोई भी कंपनी में हम काम करेंगे, मेन ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है, सबसे मेन चीज़ क्या होती है तो कि परचेस एंड सेल्स और उसके एक्सपेंसेस। तो कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें ये एप्लीकेबल होता ही होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए एज ए अकाउंटेंट बहुत ही ज़रूरी है कि आप GST को समझो। तो हम क्या करने वाले हैं, व्हाट इज GST, GST है क्या, कहाँ पे लगता है, GST का मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, और फिर आने वाले लेक्चर्स के अंदर समझ तो लिया GST, बट अल्टीमेटली क्या करना है, तो ये इनवॉइस आया मेरे पास, एंट्री कैसे करूँ, तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एंट्री कैसे करना है, उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट जैसे कि GST सेट ऑफ रूल्स क्या है, RCM क्या है, ई वे बिल क्या है, ई इनवॉइस क्या है, सारी चीज़ें हम वन बाय वन सीखेंगे। और अकाउंटिंग करने के बाद अल्टीमेटली क्या करना है तो कि रिटर्न फाइलिंग, तो GST का रिटर्न फाइल भी कैसे करना है, GST का रिकन्सिलेशन क्या होता है, GST के अलग अलग 1, 2B, 3B, 9, 9C वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ें हम हमारे GST के मॉड्यूल्स के अंदर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम यहाँ पे क्या शुरू करने वाले हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है टू बी कवर्ड टुडे, टाइप ऑफ टैक्सेस, कितने टाइप के टैक्स होते हैं, उसमें GST क्या है, समझ तो लिया GST, बट GST एप्लीकेबल किसको है, ठीक है ना, वो भी जानना ज़रूरी है। और फिर GST का रेट समझने के बाद हम GST का मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करेंगे कि भाई GST वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम बेसिक GST है क्या वो समझने का ट्राई करते हैं। ओके, सबसे पहले कितने टाइप के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। तो दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स है क्या, तो कि डायरेक्टली पेड बाय टैक्स पेयर टू द गवर्नमेंट। एग्जाम्पल लिखा हुआ है क्या, इनकम टैक्स। तो हमने कुछ इनकम अर्न किया और वो इनकम में हम सीधा गवर्नमेंट को जो भी पेमेंट करते हैं दैट इज डायरेक्ट टैक्स। तो इनकम टैक्स में क्या होता है, कोई भी बंदा सैलरी इनकम है, बिजनेस इनकम है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्स है, कुछ भी अर्न किया, उसका टैक्स क्या बाजू वाला देने जाएगा, नहीं ना। वो टैक्स किसको पे करना है, तो मुझे ही उसका सेल्फ असेसमेंट करना है और उसके बाद टैक्स पे करना है। ओके, और किसको पे करना है तो कि सीधा गवर्नमेंट में। ओके, कैसे उसका वर्किंग होता है, क्या उसका टैक्स स्ट्रक्चर है, वो सब हम किस में देख रहे हैं ऑलरेडी, इनकम टैक्स के मॉड्यूल के अंदर वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो रही है रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्स। आज का मेरा टॉपिक क्या है, GST। GST है क्या, इनडायरेक्ट टैक्स। सो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं तो कि नहीं, इट इज बीइंग पेड वाया थर्ड पार्टी। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम का शोरूम है, वहाँ पे गया और बोला कि भाई एक अच्छा सा लैपटॉप दिखाओ। उसने मुझे लैपटॉप दिखाया, पसंद आया, परचेज़ करना है। मैंने उसको बोला भाई क्या प्राइस है, तो वो क्या बोलेगा कि 50,000 है, तो 50,000 प्लस GST। मैं तो क्या लेने गया था, लैपटॉप, बट मुझे क्या करना पड़ रहा है तो क्या लैपटॉप का भी पैसा देना है और GST का भी पैसा देना पड़ रहा है। मेरा इंटेंशन तो था ही नहीं टैक्स पे करने का, तो भी देना पड़ रहा है। सो व्हेन एवर आई एम परचेसिंग एनी गुड्स और सर्विसेज आई हैव टू पे टैक्स। अब जब वो GST का अमाउंट बताएगा, क्या इलेक्ट्रॉनिक शोरूम वाला मुझे पहले ये पूछेगा सर आपका सैलरी बताओ ना कितना है, उसके बाद बताता हूँ कितना टैक्स है, ऐसा होता है क्या, वो इनकम के साथ लिंक है, मैं जाऊँ या आप जाओ सबके लिए टैक्स क्या है, सेम, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो मेरे इनकम के साथ उसको कोई लेना देना नहीं है।
ओके। दूसरा मैं उसको ऐसा बताता हूँ, सर एक काम करो 50,000 आप रख लो, मुझे लैपटॉप दे दो, जीएसटी का पैसा मैं गवर्नमेंट को दे दूंगा। चलेगा ऐसा? नहीं चलेगा ना। वो क्या करेगा, सर मुझे बेच रहा हूँ, मुझे तो आपसे ही कलेक्ट करके गवर्नमेंट में जमा कराना है, आप नहीं कर सकते। सो इट इज़ बीइंग पेड वाया थर्ड पार्टी। ठीक है ना। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है क्या, कि जो मैं खुद पे नहीं करता हूँ, मैं जो बंदा बिजनेस कर रहा है, जो सेल कर रहा है, उसको पैसा दे रहा है और वो गवर्नमेंट में जमा करवा रहा है। ओके, सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। सेम इज द कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी कब लगता है? सपोज राजस्थान से मैंने कुछ गुड्स परचेज किया, कस्टम ड्यूटी लगेगा? नहीं ना। बट अगर मैंने यूएसए से परचेज किया, तो अगर मैंने यूएसए से आईफोन मंगाया, फ्रेंड लेके आया, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे ही बैठा हूँ और ऑफिशियली वहाँ से ऑर्डर किया और यहाँ पे आया, तो कोई भी गुड्स में इंपोर्ट करता हूँ तो उसके अंदर क्या लगता है? कस्टम ड्यूटी। ओके, सो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? अब समझते हैं व्हाट इज जीएसटी। लिखा हुआ है सबसे पहले तो फुल फॉर्म जीएसटी का क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, इट्स अ इनडायरेक्ट टैक्स। और जीएसटी जो है लगता किसके ऊपर है? तो क्या नाम में ही लिखा हुआ है, किस पे? गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब भी मैं कोई भी गुड्स परचेस करूंगा या कोई भी सर्विसेज बाय करूंगा, तो उस टाइम पे मुझे क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, दूसरे नजरिए से यानी बिजनेस मैन के एंगल से देखें तो व्हेनेवर एनी बिजनेसमैन इज सेलिंग एनी गुड्स और रेंडरिंग एनी सर्विसेज, जब भी वो कोई गुड सेल कर रहा है या कोई सर्विसेज दे रहा है, उस टाइम पे वो क्या करेगा? तो कि कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट में जमा करवाएगा। समझ में आ रहा है? क्या सारे बिजनेसमैन जीएसटी लगाते होंगे? फॉर एग्जाम्पल, ये लड़कियां नॉर्मली जाती है, यहाँ पे बाहर पानी पूरी का ठेला लगा हुआ है, तो क्या बोलता है वो? 10 रुपये का पानी पूरी प्लस 5% जीएसटी, ऐसा बोलता है वो? ऐसा बोल रहा है आपको? या वो जो वेजिटेबल्स वाला है उसके वहाँ पे जाओगे तो बोलेगा आपको कि भाई 25 रुपये केजी पोटैटो है प्लस जीएसटी? ऐसा होता है? किराना स्टोर में आप जाओगे कुछ लेने के लिए कि भाई कुछ भी पल्सेस वगैरह दे दो या कुछ भी दे दो, तो उसके अंदर क्या वो जीएसटी लगा के देता है? मॉल्स वगैरह में जाओगे तो यह सब कुछ होगा, बट क्या ये सब छोटे छोटे बिजनेसमैन वो आपको जीएसटी लगा के देते? नहीं देते ना। उसका मतलब क्या कि कोई भी बंदा बिजनेस कर रहा है तो जीएसटी तो है, बट सभी बिजनेसमैन के लिए जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है ना। जब भी कोई बिजनेसमैन गुड्स या सर्विसेज सेल करेगा तब कस्टमर से उसको जीएसटी कलेक्ट करना है और गवर्नमेंट में जमा कराना है, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला। कोई भी बंदा जो बिजनेस कर रहा है उसको, बट सभी बिजनेस में एप्लीकेबल है तो क्या नहीं? कब एप्लीकेबल है? तो अगर कोई ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर है, जो हम ऑलरेडी हमारे बिजनेस एंटिटी वाले लेक्चर में देख चुके हैं, व्हाट इज ट्रेडिंग, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग यानी परचेस एंड सेल्स, और मैन्युफैक्चरिंग तो क्या रॉ मटेरियल परचेस किया, प्रोसेस किया, फिनिश गुड सेल किया। ठीक है ना। तो कोई भी बंदा अगर वो ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर है, अगर उसका सालाना टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा हो रहा है तभी उसको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। कब? तो ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर जब 40 लाख से ज़्यादा टर्नओवर करता है। टर्नओवर का मतलब सेल्स, सिंपल। ठीक है। तो अगर उसका टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है तो जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। दूसरा, अगर वो इंटर स्टेट सेल्स करे तो भी जीएसटी नंबर कंपलसरी लेना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज टर्नओवर। यानी फॉर एग्जांपल, आज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरा पहला ही असाइनमेंट आया, कंसाइनमेंट मिला मुझे, कहाँ से? तो कि मुंबई से, कि भाई 5 लाख का माल मुझे चाहिए। मैंने तो आज ही बिजनेस स्टार्ट किया, कोई टर्नओवर ही नहीं है, पहला ऑर्डर आया, कहाँ से? मुंबई से। क्या मुंबई गुजरात में? नहीं ना। तो सपोज मैं गुजरात से मुंबई यानी महाराष्ट्र में माल सेल कर रहा हूं, तो उसको क्या कहते हैं हम? इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। तो अगर मैंने कोई इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन किया
तो मुझे जीएसटी नंबर कंपलसरी लेना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ माय टर्नओवर। यानी वहाँ पे मुझे 40 लाख वाला लिमिट नहीं देखना है, मुझे अगर स्टेट के बाहर सेल करना है जीएसटी नंबर चाहिए ही चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर के लिए दो दिखाया मैंने यहाँ पे लिमिट, एक 40 लाख टर्नओवर क्रॉस होता है तो जीएसटी नंबर लेना है, दूसरा अगर इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन करना है जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, ये बात मैंने की किसकी, तो क्या ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर की। बट अगर सर्विस सेक्टर है तो सपोज एज 20 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, क्या मैं कोई गुड्स बेच रहा हूँ आपको? नहीं ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट 1 किलो ले जाओ ऐसा बेचता है वो? नहीं ना। वो क्या करता है, सर्विसेज देता है। तो जो भी सर्विस सेक्टर वाला है उसके लिए लिमिट अलग है, कितना है? 20 लैक्स। तो ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर के लिए लिमिट 40 लाख, सर्विस सेक्टर के लिए लिमिट 20 लैक्स। ओके, इसमें इंटरस्टेट वाला क्लॉज नहीं है। यानी मैं मुंबई की पार्टी का ऑडिट करना चाहूँ कर सकता हूँ, आईटी कंपनी वेबसाइट किसी का बनाना चाहे बना सकता है। ठीक है, उसको उसके लिए पहले दिन से जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। बट 20 लाख क्रॉस हुआ जीएसटी नंबर चाहिए। क्लियर है? और एक आखिरी चीज लिखा है क्या, वॉलंटरीली एनीवन कैन टेक जीएसटी नंबर। ओके, यानी मैं आज ही बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं और मुझे पहले दिन से जीएसटी नंबर लेना है। ठीक है, मेरी मर्जी लेना है, तो गवर्नमेंट थोड़ी मना करेगी, नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? उसको तो पैसा ही मिलेगा ना, जीएसटी नंबर किसी ने लिया तो। ठीक है, उसकी तो आमदनी बढ़ रही है, तो क्यों मना करे? तो इसीलिए कोई भी बंदा वॉलंटरीली पहले दिन से ही जीएसटी नंबर लेना चाहे ले सकता है। क्लियर है? तो जीएसटी लेना किसको है उसके बारे में मैंने यहाँ पे बताया। ट्रेडर मैन्युफैक्चरर 40 लाख क्रॉस होता है तो, या इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन किया तो। ओके, सर्विस सेक्टर 20 लाख ट्रांजैक्शन क्रॉस किया तो, 20 लाख का टर्नओवर यानी कि सेल्स ग्रॉस रिसीट। और लास्ट, वॉलंटरीली आपको भी इच्छा और शौक हो तो ले सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट सबको देती है जिसको भी लेना है उसको, बट फिर उसके कंप्लायंस वगैरह करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो जीएसटी कोई भी लेना चाहे ले सकता है। दूसरा, काफ़ी सारे लोगों में ऐसी भी माहित होती है, मान लो मैं सैलराइड पर्सन हूँ तो लोग उसको एडवाइस देते हैं, भाई तू जीएसटी नंबर लेके रख एक, तो तू मोबाइल वगैरह लेगा ना तो बहुत फ़ायदा होगा। कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है वो हमारे जैसे जैसे लेक्चर जाएंगे उसके बाद पता चलेगा आपको। ठीक है, बिजनेसमैन है तो जीएसटी नंबर ज़रूरी है भी कि नहीं, एक्सपर्ट एडवाइस लोगे तभी पता चलेगा। ठीक है, आप एक्सपर्ट बन जाओगे जीएसटी मॉड्यूल ख़त्म होते होते। ओके, तो उसके आंसर्स मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, बट ये प्रोविज़न है कि इससे ऊपर टर्नओवर गया तो कंपलसरी लेना ही लेना है, कोई ऑप्शन नहीं है। वॉलंटरीली जो चाहे ले सकता है। ठीक है, बट कितना फ़ायदा होगा और लेना चाहिए भी कि नहीं वो आने वाले लेक्चर्स में पता चलेगा। अभी मैंने क्या बताया आपको, सिर्फ प्रोविज़न कि नंबर लेना किसको है। ठीक है ना। अलग अलग प्रोडक्ट पे जीएसटी के अलग अलग रेट है, उसमें से यहाँ पे कुछ रेट्स मैंने दिखाए हुए हैं। कुछ है 0%, 3%, 5, 0 भी है, हाँ है, और लास्ट में यहाँ पे 5, 12, 18, 28 और कुछ एग्जम्प्टेड भी लिखा हुआ है। ओके, या नॉन जीएसटी सप्लाई भी आप उसको बोल सकते हो। अब ये सब तो ठीक है, बट 0% और एग्जम्प्टेड में फ़र्क क्या? 0% और एग्जम्प्टेड में क्या फ़र्क है? एग्जम्प्टेड का एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मान लो मैं एक फार्मर हूँ और ग्रेन्स वगैरह मैं सब मेरी फार्मिंग करके वो सब प्रोड्यूस करता हूँ और सेल करता हूँ। 1 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है मेरा, क्या मुझे जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट है वो जीएसटी में फॉल ही नहीं होता है। ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? फार्मर की, ना कि वो बंदे जो फार्मर से बाय करके उस पर ब्रांडिंग करके फिर सेल कर रहे हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ फार्मर की। तो फार्मर को जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है, तो कितना भी टर्नओवर कर ले उसको जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। 0% वाले का एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से मान लो लैपटॉप वगैरह का एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है मेरा।
सो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज कवर्ड अंडर 0% सब्जेक्ट टू LUT। क्या है वो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो उसके अंदर जीएसटी का रेट क्या है 0%। अगर मेरा टर्नओवर क्रॉस हुआ मुझे जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज मेरी प्रोडक्ट जो है टैक्सेबल है। टैक्स रेट कितना है? भले 0%। टैक्स कितना पे करना है गवर्नमेंट को? तो क्या 0। बट जीएसटी के कंप्लायंस, जीएसटी का रिटर्न फाइल वगैरह कंपलसरी मुझे करना पड़ेगा। ठीक है ना। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 0% एंड एग्जम्प्टेड। एग्जम्प्टेड में उसको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत ही नहीं है। ओके और 0% में लिमिट वगैरह क्रॉस हुआ तो मेरा गुड्स तो टैक्सेबल ही है, टैक्स रेट 0 है, बट गुड्स तो टैक्सेबल ही है, इसीलिए मुझे जीएसटी रिटर्न वगैरह के सारे कंप्लायंस करने पड़ेंगे। क्लियर है? नॉर्मली ये 3%, 5%, 0% वगैरह जो है बेसिक नेसेसिटी की जो आइटम्स है वगैरह पे इतना रेट लगता है। ऑलमोस्ट ऑल द मेडिसिन आर कवर्ड अंडर 12%, कुछ 18% में भी है, कुछ 5% में भी है, बट मेजोरिटी 12% में। ऑल द सर्विसेज आर कवर्ड अंडर 18% एंड ऑल द लग्जरियस आइटम्स आर कवर्ड अंडर 28%। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ज़्यादा कमा रहा है उसे गवर्नमेंट ज़्यादा लेती है। ओके तो मुझे ओप्पो, वीवो वगैरह लेना है तो उसमें 12-18% से काम चल जाएगा, बट अगर आईफोन लेना है 28%। ठीक है ना। घर पे चूना करवाया 5%, बट एशियन पेंट करवाया तो पहले तो 28 था, फिर गवर्नमेंट को लगा यार ये तो अब नेसेसिटी जैसा ही हो गया तो 18 किया है। ठीक है। दूसरा कार वगैरह तो क्या सब 28%, कोई भी कार लो। बट अगर मर्सिडीज़ लिया तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, ये तो बहुत ज़्यादा कमा रहा है, उससे और पैसे लेने चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, 28% जीएसटी तो लगाती है प्लस सेस। ठीक है, उसके ऊपर एडिशनल सेस भी इम्पोज करती है। अब रूटीन लाइफ में जाओगे तो बहुत कम जगह पे आपको दिखेगा कि जहाँ पे सेस एप्लीकेबल है। नॉर्मली तो जो मैक्सिमम चलते हैं वो क्या है, तो कि ये रेट प्लस 0%। ये 3% प्रीसियस मेटल यानी गोल्ड वगैरह और इमिटेशन ज्वेलरी वगैरह उस पर 3% लगता है। फिर गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि ये प्रोडक्ट लोग बाय करें तो उसमें भी गवर्नमेंट सेस लगा देती है। फॉर एग्जांपल चारकोल, कोयला अगर कोई बाय करता है तो क्या होता है, पॉल्यूशन वगैरह होता है, तो उसमें क्या करती है गवर्नमेंट, 28% जीएसटी तो है प्लस पर मेट्रिक टन सेस भी लगाती है। ओके तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी है जिसके ऊपर ओवर एंड अबाउट जीएसटी गवर्नमेंट सेस भी इम्पोज करती है। बट रूटीन लाइफ में नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर, ऑलमोस्ट सारे बिजनेस के अंदर ये ऊपर जो दिखा है वही जीएसटी के रेट एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी के अंदर ऐसा कुछ आपने सुना होगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी का मतलब इंटरनेशनल नहीं है, क्या है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और लास्ट वाला है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब जीएसटी तो जीएसटी होता है, ये सब क्या है, तो ये जीएसटी के अलग अलग कंपोनेंट है। अलग अलग परचेस और सेल्स के ट्रांजैक्शंस के अंदर अलग अलग कंपोनेंट इफेक्टिव होते हैं। क्या होता है, तो यहां पे मैंने लिखा हुआ है सीजीएसटी और एसजीएसटी, सेंट्रल एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये दोनों टैक्स कब एप्लीकेबल होते हैं, तो कि इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या, विद इन अ स्टेट। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो भी बिजनेस वगैरह है वो सारा अहमदाबाद में है। अहमदाबाद से मैं गुड्स सेल कर रहा हूं राजकोट। अगर मेरा प्रोडक्ट का रेट 18% है तो कौन सा टैक्स लगेगा, तो क्या अहमदाबाद भी गुजरात में है, राजकोट भी गुजरात में है, तो कौन सा टैक्स लगेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। कितना कितना लगेगा, दोनों 18%? नो, क्या होगा, okay, 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। ठीक है,
तो विद इन अ स्टेट मैंने कोई भी ट्रांजेक्शन किया तो 50% CGST में जाएगा, 50% SGST में जाएगा। अब ये दो कंपोनेंट क्यों है? क्योंकि हमारे भारत के संविधान के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास पावर है कि लोगों से टैक्स कलेक्ट करे और उनका एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह का खर्चा निकाले। ओके, तो जब GST नहीं था तभी भी उससे पहले क्या था, तो कि वैट वगैरह था, वैट था, एक्साइज था, सर्विस टैक्स वगैरह था। तो वैट का पैसा स्टेट गवर्नमेंट ले जाती थी, सर्विस टैक्स एक्साइज का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती थी, CST सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आफ्टर GST ऑल्सो देयर हैज़ टू बी सम मैकेनिज्म कि जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पैसा मिले। तो इसलिए गवर्नमेंट ने किया कि भाई इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है तो उसके अंदर CGST का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाए, SGST का पैसा स्टेट गवर्नमेंट ले जाए। ठीक है, तो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन के अंदर क्या लगता है, CGST एंड SGST। अब अहमदाबाद से मैंने सेल किया, कहाँ पे, तो क्या मुंबई, मुंबई गुजरात में नहीं ना, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। तो जब मैं गुजरात से महाराष्ट्र सेल कर रहा हूँ उसको क्या कहते हैं हम, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, यानी कि स्टेट के बाहर। तो जब भी स्टेट के बाहर मैं कुछ गुड्स बेचूंगा तब उसमें कौन सा टैक्स लगेगा, IGST। अगर प्रोडक्ट का रेट 18% है तो सीधा 18% IGST खत्म। ठीक है ना। तो जब विद इन अ स्टेट है CGST और SGST, आउटसाइड स्टेट है तो IGST। ओके, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका पैसा कौन ले जाता होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती है और डेस्टिनेशन बेस्ड उसका टैक्स स्ट्रक्चर है, तो उसका क्रेडिट वो डेस्टिनेशन वाले सेल्स को स्टेट को देती है। बट वो सब उनका इंटरनल मैटर है, हमारे अकाउंटिंग में उससे कोई लेना देना नहीं है कि पैसा वहाँ पे पीछे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। एज ए अकाउंटेंट उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वगैरह कैसे होता है वो हम ज़रूर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे और कुछ लिखा है क्या, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्लस CGST। उसमें क्या लिखा हुआ है, इंट्रा UT। उसका मतलब क्या, सपोज मैं अहमदाबाद से पौंडीचेरी कुछ सेल कर रहा हूं। पौंडीचेरी क्या है, यूनियन टेरिटरी, ठीक है ना। तो अहमदाबाद से अगर पौंडीचेरी सेल्स कर रहा हूं, कौन सा टैक्स लगना चाहिए, क्या लगेगा, अहमदाबाद टू पौंडीचेरी कौन सा टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा IGST। क्यों IGST लगेगा, बिकॉज मैंने एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर सेल्स किया। पौंडीचेरी टू अंडमान निकोबार। अब बताओ, वन यूनियन टेरिटरी टू अनदर यूनियन टेरिटरी, कौन सा टैक्स लगेगा, तो यहां पे भी IGST लगेगा। रीजन, UT-GST लगता कब है, विद इन यूनियन टेरिटरी। उसका मतलब वन यूनियन टेरिटरी टू अनदर यूनियन टेरिटरी नहीं, अगर एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी में सेल कर रहा हूं तभी भी IGST ही लगता है। तो ये कब लगता है, विद इन अंडमान निकोबार, यानी मैं अंडमान निकोबार में रह रहा हूं और उसी के अंदर परचेज सेल्स वगैरह कुछ हो रहा है, तो वही केस में लगेगा क्या, UT-GST और CGST। तो 18% है तो CGST मेरा लगेगा 9% और UT-GST मेरा लगेगा 9%। ठीक है ना। तो विद इन यूनियन टेरिटरी टू कुछ परचेस और सेल्स हो रहा है तो वही केस के अंदर ये CGST और UT-GST आएगा। ओके, तो अगर कोई यूनियन टेरिटरी के अंदर रह रहा है तभी ये कंपोनेंट्स एप्लीकेबल होंगे, अदरवाइज नहीं। तो नॉर्मल में और यहाँ पे फ़र्क क्या है, तो यहाँ पे सिर्फ SGST लिखा होता है, उसकी जगह पे यूनियन टेरिटरी में क्या आ जाएगा, UT-GST। क्यों, क्योंकि यूनियन टेरिटरी रिलेटेड सारे रूल्स प्रोविज़न वगैरह अलग है। ओके, समझ में आ रहा है। तो ये है अलग अलग कंपोनेंट, कौन सा टैक्स कब लगेगा। ठीक है, अहमदाबाद से दिल्ली सेल किया तो IGST, अहमदाबाद से सूरत सेल किया तो
CGST एंड SGST, ठीक है। अहमदाबाद से मैंने यही दादरा नगर एंड दीव हवेली को सेल किया तो IGST भले यूनियन टेरिटरी हो बट स्टेट टू यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। वन यूनियन टेरिटरी टू अनदर यूनियन टेरिटरी IGST, विद इन यूनियन टेरिटरी है तो ही UTGST एंड CGST। क्लियर? अब एक एग्जाम्पल लेके हम यहाँ पे समझने का ट्राई करते हैं कि पूरा GST का जो मैकेनिज्म है वो वर्क कैसे करता है, ठीक है। उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बुक में कैसे होती है, और भाई यहाँ से लेके गुड्स यहाँ गया, उसके बाद यहाँ गया, तो पूरा ट्रांजैक्शन है उसमें GST इफेक्ट कहाँ कहाँ पे क्या क्या आती है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे अभी देखेंगे। और लास्ट में देखते हैं कि ये GST का पैसा गवर्नमेंट को जाता कहाँ से है, दे कौन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रांजैक्शन लिखा है कि आसूस करके कंपनी है, उसने श्रीजी ट्रेडर्स को सेल किया, क्या तो क्या 25,000 में कोई गुड्स लैपटॉप वगैरह कुछ सेल किया है, और उस पर 9% के हिसाब से CGST और SGST है। तो यहाँ पे ऐसा एज्यूम किया हुआ है कि आसूस भी गुजरात का होगा या श्रीजी ट्रेडर्स भी गुजरात का होगा, ठीक है ना, यानी कि विद इन अ स्टेट, दोनों सेम स्टेट के हैं, ऐसा यहाँ पे एज्यूम किया है। तो 25,000 रुपये का बेसिक अमाउंट है और 9% CGST है, 9% SGST है, ठीक है ना। ऑल पार्टीज आर फ्रॉम गुजरात, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो आसूस ने श्रीजी ट्रेडर्स को सेल किया, फिर श्रीजी ट्रेडर ने क्या किया, आगे मिस्टर ए को सेल किया, ओके। वो कंपोनेंट अभी हम बाद में देखते हैं, सबसे पहले ये देख रहे हैं कि आसूस कंपनी ने श्रीजी ट्रेडर्स को लैपटॉप सेल किया। तो सबसे पहले लैपटॉप सेल किया है तो आसूस की बुक में क्या अकाउंटिंग एंट्री होगी, क्या किया है, गुड्स सोल्ड टू श्रीजी ट्रेडर्स 25,000, जो यहाँ पे लिखा हुआ था 25,000 का गुड्स बेचा है। तो एंट्री क्या करेंगे, मान लो ये GST FST कुछ नहीं है, तो एंट्री क्या होगा पहले वो समझते। तो क्या होगा, किसको सेल किया है, श्रीजी ट्रेडर को सेल किया है, तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा, श्रीजी ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल किया है, श्रीजी ट्रेडर्स टू सेल, ठीक है, सिंपल है। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर आपको GST एप्लीकेबल है कोई भी बिजनेसमैन को, तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो क्या सामने वाली पार्टी से उसको गुड्स का तो पैसा तो लेगा ही लेगा, बट GST का भी पैसा कलेक्ट करना है और गवर्नमेंट में जमा करवाना है, ठीक है ना। सो एनी बिजनेसमैन वेन एवर दे आर सेलिंग एनी गुड्स, they have to collect GST from that party and pay it to the government, okay। तो यहाँ पे भी आसूस कंपनी क्या करेगी श्रीजी ट्रेडर्स से, तो क्या सेल्स का पैसा तो लेगी ही लेगी, यानी गुड्स का पैसा तो लेगी ही लेगी, साथ में GST का भी पैसा कलेक्ट करेगी, ठीक है ना। तो एंट्री देखते हैं क्या होती है, क्या किया, श्रीजी ट्रेडर्स से सेल्स का तो पैसा लिया ही लिया, कितना 25,000 प्लस GST का भी पैसा उससे कलेक्ट किया। तो गुड्स था 25,000 का, पर श्रीजी ट्रेडर से कितना पैसा लिया उसने, 29,500 रुपीज़, ठीक है ना। ये 2250 आए कहाँ से, तो क्या 25,000 का 9% CGST, 9% SGST, ओके। जब यहाँ पे मैं ये लेजर्स क्रेडिट कर रहा हूँ तब कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूँ, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। आउटपुट का मतलब गुड्स आउट हो रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं, और तब मैंने सामने वाले से GST कलेक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे लोग GST पेएबल ऐसा भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, बट स्टैंडर्ड यहाँ पे लोग यूज़ करते हैं आउटपुट के, गुड्स आउट हो रहा है तब सामने वाले से GST कलेक्ट किया। तो आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST, यानी कि आसूस वाले ने क्या किया, श्रीजी ट्रेडर्स से सेल्स का पैसा लिया प्लस GST का पैसा लिया, जिसका नाम क्या रखा हमने, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। अब ये पैसा आसूस कंपनी लेके अपने पास रख सकता है नहीं ना, उसको क्या करना पड़ेगा, ये पैसे को गवर्नमेंट को दे देना पड़ेगा ना, खुद के पास तो रख नहीं सकता। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो सिंपली क्या बोला सभी बिजनेसमैन को कि आप हमारे एजेंट हो, आपको धंधा करना है, गुड्स या सर्विसेज बेचना है बेचो, बट मेरा भी ये काम करो साथ साथ में कि लोगों से टैक्स का पैसा कलेक्ट करो और हमें दे दो, ठीक है।
तो ये भाई साहब को भी क्या करना पड़ेगा कि ये जो 2250 जीएसटी कलेक्ट किया है उसको भी क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो जब गवर्नमेंट को पे करेंगे तब क्या एंट्री होगी, तो कि वो जो मैंने जीएसटी कलेक्ट किया था उसको बैंक से पे कर रहा हूँ, तो आउटपुट डेबिट टू बैंक। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हुआ, आसूस ने श्रीजी ट्रेडर्स को लैपटॉप बेचा, लैपटॉप का पैसा लिया, टैक्स का पैसा लिया, और वो जो टैक्स का पैसा था गवर्नमेंट को जमा करा दिया। सिंपल है, गवर्नमेंट भी यही बोलती है कि कोई भी बंदा जब सेल करेगा टैक्स कलेक्ट करो, मुझे दे दो। तो यही हुआ, यहाँ पे दे दिया। ओके, ठीक है, पेमेंट में एंट्री कर दी। अब बात करते हैं श्रीजी ट्रेडर की बुक में। अभी जो एंट्री की वो किसकी बुक में की थी, आसूस की बुक में। आसूस ने क्या किया था, सेल, आसूस का सेल था, तो श्रीजी ट्रेडर्स का क्या हुआ, परचेस हुआ ना। जीएसटी अभी नहीं है तो एंट्री क्या होगी, परचेस क्या हो जाएगा, डेबिट, और परचेस किया किससे हमने, आसूस से, तो आसूस क्या हो जाएगा, क्रेडिट। एंट्री क्या लिखी हुई है यहाँ पे, तो क्या परचेस अकाउंट डेबिट टू आसूस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बट बीच में कुछ लिखा है क्या, तो कि भाई मैंने जब गुड्स लिया था आसूस से तब मैंने क्या किया था श्रीजी ट्रेडर्स ने, तो क्या आसूस कंपनी को 25,000 गुड्स के तो दिए ही पैसे, साथ में जीएसटी का भी पैसा दिया हुआ है, दिया ना, टोटल 29,500 दिया, उसमें से 25,000 गुड्स का पैसा, बाकी का जीएसटी का पैसा दिया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, गुड्स इन हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ किया है, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। ये क्यों मैंने लिखा, सीधा 29,500 परचेस नहीं लिख सकता था, पैसा तो 29,500 ही दिया ना मैंने, बट मैंने इनपुट करके उसको सेपरेटली बुक्स के अंदर बुक किया है। क्यों किया है आगे जाके देखते हैं, ठीक है। अभी इतना मान लो कि जब भी कोई गुड्स परचेस करता है तब परचेस डेबिट होता है, और उसमें जो भी जीएसटी पे किया है वो जीएसटी को भी अलग से मुझे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देनी है। ओके, गुड्स इन हो रहा है इसलिए यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया है, इनपुट सीजीएसटी। वहाँ पे सेल हो रहा था तब आउटपुट सीजीएसटी। अब ये भाई साहब जो है गुड्स परचेस किया, अपने पास तो रखेगा नहीं, ठीक है ना, अपने पास तो रखेगा नहीं, तो उसने क्या किया, तो क्या मिस्टर ए को सेल कर दिया। अब मिस्टर ए को जितने में खरीदा था उतने में बेचेगा नहीं ना, वो भी उसका भी तो मार्जिन कुछ ऐड करेगा। तो अभी मान लेते हैं कि 20% प्रॉफिट मार्जिन उसने ऐड किया। ओके, तो 20% प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते तो कितना हो जाता है, 30,000। ओके, हाँ, तो गुड्स सोल्ड टू मिस्टर ए फॉर ₹30,000, यानी मिस्टर ए को सेल किया। अब अगेन गवर्नमेंट क्या बोलती है, जब भी सेल करो सामने वाले से जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये भी क्या करेगा श्रीजी ट्रेडर्स, मिस्टर ए से लैपटॉप का तो पैसा लेगा ही लेगा, साथ में जीएसटी का भी पैसा कलेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो हमने जैसा आसूस में देखा था सेम ऐसा ही एंट्री आएगा यहाँ पे, क्या, तो कि मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। क्यों, क्योंकि जब गुड्स सेल किया है तब सामने वाले से जीएसटी का भी पैसा कलेक्ट करना है, ठीक है ना। टैक्स कितना आएगा, तो कि जितना परचेस में था उतना ही सेल्स में आएगा, ठीक है ना। तो 30,000 का 9%, तो वहाँ पे भी 9% था, यहाँ पे भी 9% है, तो बेसिक प्राइस 30,000 और ये 5,400 उसने जीएसटी का कलेक्ट किया। किसने, तो क्या श्रीजी ट्रेडर ने मिस्टर ए से। ओके, तो टोटल अमाउंट उसने कितना लिया उससे, 35,400। ओके, अब श्रीजी ट्रेडर ने जो मिस्टर ए से पैसा लिया है क्या अपने पास रख सकता है, नहीं ना, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको भी तो पैसा गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा ना। ओके, ठीक है, ये क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या कुछ लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब मैंने सेल किया श्रीजी ट्रेडर्स ने तब क्या किया, तो क्या 2700 रुपये मैंने सेल्स के टाइम पे
CGST और SGST के पार्टी से कलेक्ट किए ना। बट हमने आगे परचेस के टाइम पे मैंने बताया था कि इनपुट डेबिट होगा, क्यों वो बाद में बताऊंगा। परचेस के टाइम पे मैंने क्या किया था, तो कि 2250 CGST और 2250 SGST इनपुट का अमाउंट डेबिट किया था ना। वो क्यों किया था, क्योंकि मैंने क्या किया, तो कि ये पैसा आसूस वाले को दे दिया और आसूस वाले ने क्या किया था, वो पैसा गवर्नमेंट को दे दिया था बैंक से पे करके। ठीक है ना, जो हमने आसूस की बुक्स में देखा कि उसने श्रीजी ट्रेडर से लिया और बैंक से जमा करा दिया। तो ये लैपटॉप का ऑलरेडी इतना पैसा तो गवर्नमेंट के पास जा चुका है ना। तो मैं जब कस्टमर से 2700 कलेक्ट करूंगा, मैं पूरा पैसा बैंक से पे नहीं करूंगा। क्यों पूरा पैसा पे नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी परचेस के टाइम पे मैं इतना टैक्स का पैसा तो दे चुका हूं। ओके, तो परचेस के टाइम पे जो ऑलरेडी मैं टैक्स का पैसा दे चुका हूं, उसको मैं क्या बोलूंगा, या तो इनपुट जीएसटी बोल सकते हो, या इट इज लाइक माय एडवांस टैक्स, कि एडवांस में मैं इतना टैक्स दे चुका हूं जब मैंने परचेस किया था तब। ठीक है ना, तो जब सेल करूंगा तब क्या करूंगा, तो क्या सेल का लायबिलिटी है वो पे करने के लिए पहले एडवांस में कितना टैक्स पे करके रखा था, वो पहले यूटिलाइज होगा, जिसको कहते हैं जीएसटी सर्कफ की एंट्री, कि मेरा सेल्स का जो लायबिलिटी है वो पे करने के लिए परचेस का कितना क्रेडिट पड़ा है पहले वो यूज करो। ओके, तो 2700 की लायबिलिटी है, पे कितना करना है 2700, और पड़ा कितना है मेरे पास परचेस के टाइम पे ऑलरेडी कितना पे कर रखा है 2250। तो ये 2700 पे करने के लिए पहले 2250 यूटिलाइज होगा। ओके, मान लो कि ये होता ही नहीं, तो मैं क्या करता, तो क्या आउटपुट CGST SGST 2700 टू बैंक, खत्म, ऐसे ही एंट्री करता है ना। बट मेरे पास ये ऑलरेडी एडवांस में टैक्स भरा हुआ पड़ा है, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, आउटपुट टू बैंक की जगह पहले क्या करूंगा, आउटपुट डेबिट टू इनपुट CGST इनपुट SGST। क्यों, क्योंकि एडवांस में जो टैक्स भर रखा है वो मेरे पास पड़ा हुआ है। तो इसीलिए ये 2700 पे करने के लिए पहले क्या करूंगा, ये 2250 यूटिलाइज करूंगा। ये इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूटिलाइजेशन भी बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर देखेंगे, अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स लेके, उसके रूल्स लेके सब। अभी तो हम यहाँ पे सिर्फ क्या समझ रहे हैं कि जीएसटी का मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। ठीक है ना, तो आसूस ने क्या किया, श्रीजी ट्रेडर से पैसा लिया, गवर्नमेंट में जमा करा दिया। श्रीजी ट्रेडर ने क्या किया, मिस्टर ए से पैसा लिया, बट पूरा गवर्नमेंट में जमा कराएगा नहीं। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी परचेस के टाइम पे इतना टैक्स का पैसा वो दे चुका है। तो इसलिए वो आउटपुट का लायबिलिटी पे करने के लिए क्या करेगा, पहले इनपुट का क्रेडिट यूटिलाइज करेगा। तो 2700 पे करने के लिए पहले ये जो एडवांस में टैक्स पे किया हुआ है वो यूज करेगा। 2700 में से ये गया तो कितना बचा 450। अब तो मेरे पास इनपुट कुछ पड़ा ही नहीं है, तो अब तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, क्या करना पड़ेगा, मुझे पे करना पड़ेगा। तो अब पेमेंट की एंट्री जो हमने आसूस में देखा था सेम, आउटपुट डेबिट टू बैंक। ठीक है ना, आउटपुट अकाउंट डेबिट टू बैंक। और कितनी अमाउंट लिखी 450। कैसे आई वो, तो क्या 27 कोई लायबिलिटी थी माइनस 2250 जो मेरा इनपुट का ऑलरेडी पड़ा हुआ था, जो परचेस के टाइम पे मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं। समझ में आया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो क्या आसूस उसने किससे पैसा लिया, श्रीजी ट्रेडर से, गवर्नमेंट में जमा करा दिया। श्रीजी ट्रेडर उसने क्या किया, तो क्या मिस्टर ए से पैसा लिया और पैसा लेके गवर्नमेंट में जमा तो हुआ, लेकिन परचेस वाला 2250 यूज हुआ और 450 उसने जेब से निकाल के दिया। जेब से निकाल के दिया था, उसको तो पूरा 2700 दे दिया था ना, किसने, मिस्टर ए ने। ठीक है, तो अल्टीमेटली जीएसटी का पैसा गवर्नमेंट को ये लैपटॉप का दिया किसने, आसूस ने, श्रीजी ट्रेडर्स ने, मिस्टर ए ने, या पार्शियली आसूस ने, पार्शियली श्रीजी ट्रेडर ने, पार्शियली मिस्टर ए ने, किसने गवर्नमेंट को दिया पैसा,
ये लैपटॉप का टोटल पैसा गवर्नमेंट को कितना गया, तो क्या 2700 रुपये, 2 टुकड़ों में 2250 आसूस थ्रू गया और श्रीजी ट्रेडर थ्रू 450। क्या आसूस वाले ने जेब से पैसा निकाला था? नहीं ना, उसने क्या किया था, उसने श्रीजी ट्रेडर से पैसा लिया था और गवर्नमेंट ने जमा कर दिया। क्या श्रीजी ट्रेडर ने भी जो पैसा दिया 2250 जो उसने आसूस को दे दिया फिर ख़त्म, उसने क्या किया, उसने भी तो आगे से लिया ना, किससे लिया, मिस्टर ए से, ठीक है ना। तो 2700 मिस्टर ए से लिया, जिसमें से 2250 तो ऑलरेडी आसूस को दे चुका था जिसने गवर्नमेंट को दिया होगा, और 450 फिर उसने गवर्नमेंट को दिया। बट अल्टीमेटली टैक्स कलेक्ट किससे हुआ, मिस्टर ए से। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पे कौन करता है, एंड यूजर, कस्टमर। जहाँ पे ये सेलिंग का चैन खत्म हो जाता है, एंड यूजर जो है वही अल्टीमेटली पर्सन है कि जो आगे गवर्नमेंट को अलग अलग चैन थ्रू गवर्नमेंट को पे होता है, ठीक है ना। तो ये था जीएसटी का मैकेनिज्म, कि जीएसटी का मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है। व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी है क्या, तो जब भी कोई बिजनेसमैन कोई गुड्स या सर्विसेज सेल करेगा, जीएसटी कलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट में जमा करेगा। अगर वो भी आगे होलसेलर है, रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह पूरा चेन है मैन्युफैक्चरर से लेके, तो सब लोग क्या करते हैं, आगे वाले से जीएसटी कलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट में जमा कराते हैं, कलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट में जमा कराते हैं, ठीक है ना। खुद से जेब से कोई नहीं निकालता है। और जो परचेज के टाइम में ऑलरेडी टैक्स उसने दे रखा है वो इनपुट का यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी का मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है। बट यहाँ पे जो मैंने आपको लास्ट में एंट्री दिखाई है जीएसटी सेट ऑफ वाली, वो अभी भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा शायद लगता हो, बहुत ही ईजी है। आने वाले लेक्चर्स में हम उसके ऊपर फोकस देके अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स लेके समझेंगे कि जीएसटी के सेट ऑफ के रूल्स है क्या, जीएसटी के सेट ऑफ के रूल्स अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शन में कैसे वर्क करते हैं और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।